स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की सिविक्स के चैप्टर 5 विमेन चेंज द वर्ल्ड के पार्ट 2 को। तो आज का टॉपिक है हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे स्टूडेंट्स दिखाई गई हैं स्कूल की। तो यहाँ लिखा गया है कि रसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की परमिशन नहीं मिली थी, उनकी कंडीशन के कंपैरिजन में प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बड़ी संख्या में लड़कियां जो है वो स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण और डिस्क्रिमिनेशन के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी कम्युनिटीज़ और क्लास बैकग्राउंड्स वाले बच्चों को एजुकेशन की समान फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, स्पेशली लड़कियों को, तो ये आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, इसका मतलब है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां जो हैं वो बड़ी संख्या में स्कूल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की एजुकेशन में फ़र्क है, बहुत सारा अंतर होता है। इंडिया में हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। इसमें इंडिया में रहने वालों की लाइफ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाती है, जैसे कि उनकी एज, स्कूलिंग और वो क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह। इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि शिक्षित लोगों की संख्या और मेन और विमेन का की जो रेशो है, यानी कितने मेन हैं और कितने विमेन हैं, कितनी विमेन हैं, तो इन सबको देखने के लिए की जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि 1961 में जो सेंसस हुआ था, उस जनगणना के अनुसार क्या था कि सब लड़कों और आदमियों जो कि 7 इयर्स के या फिर 7 इयर्स से ज़्यादा एज के हैं, उनका 40% शिक्षित था, यानी उनका 40% जो भाग था वो शिक्षित था, एजुकेटेड था। मीन्स वो कम से कम अपना नाम लिखना वगैरह लिखना जानते थे। इसके कंपैरिजन में जो लड़कियां थीं और औरतें थीं, उनके बारे में बताया गया कि उनका 15% जो था वो ही शिक्षित था। तो यहाँ पे बताया गया है कि लड़कियों का और औरतों का सिर्फ 15%, 15% ही पार्ट जो था वो क्या था, शिक्षित था, एजुकेटेड था। यहाँ बताया गया है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये जो एक जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग लड़कों और आदमियों की ये जो संख्या थी ये 82% हो गई थी, मेन और बॉयज़ की और मेन की। और गर्ल्स की बात करें और वुमेन की बात करें तो वो थी 65%। इसका मतलब ये हुआ कि औरतों और आदमियों दोनों के बीच में ऐसे लोगों की रेशो बढ़ गई जो कि पढ़ लिख सकते थे और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा जो थी वो भी मिल चुकी थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी औरतों के कंपैरिजन में आदमियों की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ देखेंगे आप नीचे दिए गए टेबल में डिफरेंट सेक्शंस के उन गर्ल्स और बॉयज़ की परसेंटेज दी गई है जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, यानी स्कूलिंग जो है वो पूरी नहीं कर पाते हैं। और ये सभी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वगैरह जो है वो होते हैं। यहाँ पे देखिए SCs और STs जो होते हैं ये ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ लिखा गया है एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन 2014 एंड 15, यानी 2014 और 15 का ये डाटा जो है वो दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें आपने नोटिस किया होगा कि इस टेबल में कि ऑल गर्ल्स की जो कैटेगरी है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ऑल गर्ल्स कैटेगरी, तो इसमें इसके कंपैरिजन में SC और ST की जो गर्ल्स हैं, यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गर्ल्स हैं, जो इनका स्कूल छोड़ने का जो इनकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज रेट, वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ऑल गर्ल्स की कैटेगरी से, इनसे ज़्यादा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि दलित और आदिवासी बैकग्राउंड की जो गर्ल्स हैं उनके स्कूल में रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम रहती है, यानी वो स्कूल जल्दी ही छोड़ देती हैं।
उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे डेट ईयर दिया गया है 2011। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था, सेंसस होता है जनगणना, उससे ये पता चलता है कि दलित और आदिवासी गर्ल्स के कंपैरिजन में मुस्लिम गर्ल्स अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं जो स्कूल से मिलती है, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। तो मुस्लिम गर्ल्स में लगभग 3 साल रह पाती हैं, मुस्लिम गर्ल्स जो है वो स्कूल में सिर्फ 3 साल ही रह पाती हैं, जबकि जो दूसरी कम्युनिटी की गर्ल्स होती हैं वो स्कूल में 4 साल का समय जो है वो बिता पाती हैं। उसके बाद दलित और आदिवासी और साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं, बच्चों को के स्कूल छोड़ देने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारे हिस्सों, स्पेशली रूरल एरिया जो होते हैं, जैसे कि ग्रामीण इलाके जिनको कहते हैं हम, और गरीब इलाकों में ना तो प्रॉपर स्कूल्स और ना ही टीचर्स जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ा सकें, उनकी फैसिलिटी जो है वो होती है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि अगर स्कूल घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जैसे बसेस वगैरह जो होती हैं, अगर बसेस या वैन्स जो हैं उनकी फैसिलिटी ना हो, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को, खास करके जो लड़कियां होती हैं, उनको वहाँ पे भेजना नहीं चाहते हैं। कुछ फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा जो है वो नहीं उठा पाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में जो बॉयज़ होते हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो मिल सकती है। बहुत सारे बच्चे स्कूल इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके जो टीचर्स हैं और जो क्लासमेट्स हैं वो भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। तो जो उनके साथ हुआ वैसा इन बच्चों के साथ भी होता है, इसीलिए वो स्कूल जो है वो जल्दी ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विमेंस मूवमेंट यानी महिला आंदोलन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे महिला आंदोलन के बारे में, यानी अपना अधिकार पाने के लिए महिलाओं ने कौन कौन से आंदोलन थे उनको शुरू किया। यहाँ बताया गया है अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार जो था वो मिल गया था। इसके अलावा दूसरे एरियाज़ में भी, जैसे कि लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस और हेल्थ वगैरह, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की कंडीशन जो थी वो बेहतर हुई है। ये सारे चेंजेस अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने पर्सनली और आपस में मिलकर इन चेंजेस के लिए स्ट्रगल किया है। इस तरह के स्ट्रगल्स को विमेन मूवमेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं विमेंस मूवमेंट, यानी जो औरतों द्वारा चलाया गया आंदोलन होता है। देश के अलग अलग हिस्सों से कई औरतें और कई महिला संगठन जो हैं इस मूवमेंट के हिस्से हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और साथ में कई आदमी भी जो हैं, कई पुरुष जो हैं वो भी महिला आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। इस मूवमेंट में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी जो विशेषताएं हैं, इसे एक बहुत ही वाइब्रेंट मूवमेंट यानी कि एक जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यानी कि तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है विमेन जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग को हम कहते हैं हिंदी में अभियान। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि विमेन जो है अपने अधिकार को पाने के लिए कौन कौन से कैसे कैसे अभियान जो है वो चलाती हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के अगेंस्ट कैंपेनिंग यानी अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इन अभियानों की वजह से बहुत सारे न्यू लॉज यानी कि नए कानून भी लागू किए गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ईयर दिया गया है 2006। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2006 में एक ऐसा कानून बना जिससे घर के अंदर जो नॉन वायलेंस जो वायलेंस होता था, यानी कि किस तरीके का वायलेंस, फिज़िकल और मेंटल वायलेंस जो था, इसको हिंदी में हम कहते हैं शारीरिक और मानसिक हिंसा। तो इन चीज़ों की जो शिकार हुई औरतें थी उनकी सुरक्षा के लिए, कानूनी सुरक्षा जो थी उसके लिए ये कानून जो था बनाया गया था। इसी तरह महिला आंदोलनों के अभियानों के कारण
यहाँ पे एक डेट और एक ईयर और दिया गया है 1997। तो इस साल में भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं के साथ होने वाली जो सेक्सुअल हरासमेंट थी, सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि उनके साथ जो यौन प्रताड़ना होती है, वो उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यू गाइडलाइंस जो थी वो जारी की थी। उसके बाद इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक और एग्जांपल आप देखें तो 1980s में देश भर में महिला संगठनों ने डाउरी डेथ्स यानी जो दहेज होता है, दहेज के लिए जो लड़कियों को मार देते थे उनके ससुराल वाले, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो दहेज के लिए की जाने वाली हत्या के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। जो नई नवेली दुल्हनें होती थी उनको उनके पति जो थे या ससुराल वाले थे वो दहेज के लिए लालच में मौत के घाट उतार दिया करते थे। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि कानून अपराधियों का कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यानी कोई ऐसा कानून था ही नहीं जो उनको सज़ा दे पाता। इस इशू पे महिलाएं जो थी वो सड़कों पे निकल आईं। उन्होंने कोर्ट के दरवाजे से वो खटखटाए और आपस में अपने एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो थी वो शेयर की। और फिर ये समाज ये जो ये इशू था जो ये पब्लिक इशू बन गया समाज में और अखबारों में भी छाने लग गया। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को सज़ा दी जा सके। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक पिक्चर दी गई है। यहाँ इसमें बताया गया है कि सत्या रानी महिला आंदोलन की एक एक्टिव मेंबर है जो कि दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए वो एक लंबे मुकदमे की कानूनी फ़ाइलों से घिरी हुई सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लेडी बैठी हुई है, इसकी बेटी को डाउरी के लिए मार दिया गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल्स पड़ी हैं उसके केस की। तो उसके बाद आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिंग अवेयरनेस, जिसका मतलब है जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता फैलाना भी महिला आंदोलन का एक मेन काम है। महिला आंदोलन जो है वो सॉन्ग्स, यहाँ पे देखिए स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स और पब्लिक मीटिंग्स, यानी इसका मतलब हुआ नुक्कड़ नाटक। स्ट्रीट प्लेस होते हैं नुक्कड़ नाटक, और पब्लिक मीटिंग्स यानी कि जो जनसभा थी उसके ज़रिए भी अपने जो मैसेजेस थे वो लोगों को तक पहुंचाते थे, लोगों को जागरूक करते थे, अवेयर करते थे किसी भी इशू पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटेस्टिंग, यानी कि विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का वायलेशन यानी कि उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून या नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे वायलेशंस के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलीज़ और प्रोटेस्ट वगैरह जो हैं आदि बहुत पावरफुल तरीके हैं।